नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है कैरियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो को जहां हमने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने संविधान के अंतर्गत भाग 5 और भाग 5 में अध्याय 1 जिसमें संघीय कार्यपालिका के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को हमने देखा और राष्ट्रपति में 2 सेक्शन बांट करके हमने राष्ट्रपति का अध्ययन किया था। तो पहला सेक्शन आपका हो चुका था। पहले सेक्शन में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थीं उस पर बात किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होता है, योग्यता कैसी होती है, शपथ कैसा होता है, कार्यकाल कैसा होता है, पुनर्निर्वाचन संबंधी क्या प्राविधान हमारे संविधान में किया गया है, शपथ का प्रारूप कहाँ गया शामिल किया गया है। तो निर्वाचन से संबंधित वो समस्त बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा किया था और उम्मीद भी करते होंगे कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। आज हम राष्ट्रपति के सेकंड सेक्शन पर, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में हमने बात किया था कि राष्ट्रपति या संघीय कार्यपालिका इतना महत्वपूर्ण यूनिट है आपका, तो इसको हम एक लेक्चर में खत्म करना चाहेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको 2 सेक्शन में हमने बांटा था। एक सेक्शन आपका था चुनाव से संबंधित और दूसरा राष्ट्रपति या संघीय कार्यपालिका की जिसमें शक्तियां निहित हैं राष्ट्रपति, उसकी शक्तियों पर बात किया। तो 2 सेक्शन में बांट करके हमने अध्ययन करना चाहा था, तो एक सेक्शन का अध्ययन पूरी तरीके से हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम जो राष्ट्रपति का दूसरा सेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति के शक्तियों पर, कौन कौन सी वो शक्तियां राष्ट्रपति में होती हैं, एक एक शक्तियों पर विस्तार से अनुच्छेद सहित व्याख्या किया जाएगा, क्योंकि दोनों सेक्शन के से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चुनाव से भी संबंधित बातें होती हैं और शक्तियों से संबंधित बातें होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए। जैसा आप बोर्ड पर भी देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों का ये क्लास होगा और क्या क्या शक्तियां हैं, तो इसकी शुरुआत की जाए। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों पर यदि हम बात करें तो ये कुछ राष्ट्रपति को पावर दिया गया है संविधान के द्वारा, राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं भारतीय संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा ये राष्ट्रपति को ये सारे पावर दिए गए हैं। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को ये सारे पावर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे कार्यपालिका शक्तियां, तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या शक्तियां हैं हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद में विधायी संबंधी शक्तियां क्या हैं, न्यायिक शक्तियां क्या हैं, वित्तीय संबंधी शक्तियां क्या हैं, सैन्य शक्तियां क्या होती हैं, राजनयिक शक्तियां क्या होती हैं और आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं, और इसमें क्या क्या इन शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति को क्या क्या पावर दिया गया है। तो इस पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो ये 7 प्रमुख शक्तियों को बांट करके हम अध्ययन, पूरी शक्तियों को हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहली जो शक्ति राष्ट्रपति को दी या भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो इसमें क्या है और इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए, जब हमने चुनाव से संबंधित बात किया था तो उसमें अनुच्छेद 52 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 52 यह कह रहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 क्या कह रहा था कि जिसमें समस्त कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। तो अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब इन कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या बातें आती हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो देखिए, शक्तियां
राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन थोड़ा सा यहां टेक्निकल चीजें बात की जाए तो हमारे संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कुछ अन्य प्राधिकारियों के माध्यम से करवाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अन्य प्राधिकारियों के माध्यम से करवाता है। ध्यान रखिएगा, प्राधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं ना करते हुए करवाता है, प्राधिकारियों के माध्यम से, जिसे हम मोटे मोटे तौर पर क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों को किससे प्रयोग कराता है, वो होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है ना। तो कार्यपालिका शक्तियों में ये भी शक्तियां हैं, उसमें अनुच्छेद 74 में कहा गया है, क्योंकि ये चीज ध्यान रखिएगा, संविधान के अंतर्गत जितने बाकी बातें महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण या उससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण विभिन्न अनुच्छेद हैं, और उस अनुच्छेद में क्या बातें शामिल की गई हैं, ये चीजें हैं। तो हमें जब भी कोई बात पढ़नी है तो वो अनुच्छेद के साथ पढ़नी है। ऐसे नहीं रट लेना है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, किस अनुच्छेद के तहत, हमें यह भी बड़े ध्यान से समझना है कि वो अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है कि प्रधान जो राष्ट्रपति है हमारा, अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, यह अनुच्छेद 74 कह रहा है। अब मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका मुखिया कौन है, इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है भाई, जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ रहा? साथ साथ में अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब नियुक्ति और चुनाव क्या क्या है, इसको जब हम प्रधानमंत्री का सेक्शन अलग से पढ़ेंगे या मंत्रिपरिषद का जब सेक्शन पढ़ेंगे अध्याय 2, तो उसमें हम इसको आगे क्लियर करेंगे। तो क्या करता है कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत, वो अपने शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा करता है और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। 74 कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता ही करता है, साथ साथ जो संघीय आयोग हैं, जो केंद्रीय आयोग हैं और अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती ही है, लेकिन बहुत सारे राष्ट्रीय आयोग हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। साथ साथ में जो अन्य प्राधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो सब कार्यपालिका शक्तियों में आएंगी। तो कौन कौन से, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यदि इस पर हम बात कर लें तो ये मंत्रिपरिषद का गठन हो ही गया 74 के अंतर्गत, आपने देखा। और कौन कौन से हैं इस पर यदि हम बात करें तो देखिए, ये अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति पर बात कर लें तो संघ के मंत्री हो गए, अब मंत्रिपरिषद में मंत्री हो गए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा या होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। सीएजी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न केंद्रीय आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, बहुत सारे केंद्रीय आयोग हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त संघीय आयोगों के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है।
आया समझ में? यदि और बात कर लें तो ये अयोग्य के साथ साथ अब और देखिए, कुछ मामलों में क्या कह रहा है, कुछ मामलों में देखो, राज्यपाल, महान्यायवादी तथा संघ के मंत्री ये किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये शब्द हूबहू ऐसे लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन कौन? राज्यपाल, महान्यायवादी और संघ के मंत्री। तो इन तीनों को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति की कृपा है तब तक ये तीनों अपने पद पर रहेंगे, और यदि राष्ट्रपति जब भी चाहे, कभी भी चाहे, तो इन तीनों को पद से बर्खास्त कर सकता है। ये भी कार्यपालिका शक्तियों में बातें शामिल की गई हैं। ठीक है ना? साथ में और क्या है, एक और आर्टिकल है अनुच्छेद 160। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 160 क्या कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में या असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्धारण भी वो कर सकता है। वैसे तो संविधान में है कि राज्यपाल के क्या कर्तव्य होंगे, लेकिन विशेष या ये अनुच्छेद 160 क्या कह रहा है कि विशेष या असाधारण परिस्थिति, विशेष या असाधारण परिस्थिति में, असाधारण परिस्थिति में जो राज्यपाल है इसके कर्तव्यों के पालन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा के लिए उपबंध किया जा सकता है। पालन के लिए या निर्वहन के लिए उपबंध किया जा सकता है। कहने का सेंस ये है कि वैसे तो संविधान के भाग 6 में, जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है, उसके अंतर्गत राज्य के राज्यपाल का कर्तव्य पहले से ही निर्धारित है, लेकिन आर्टिकल 160 के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ये पावर दिया गया है कि कोई विशेष परिस्थिति है या कोई असाधारण परिस्थिति है, इस समय में राज्यपाल के जो कर्तव्य का निर्वहन होगा उसके लिए किसी विशेष उपबंध को बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह भी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। तो ये राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात की गई, जिसमें मंत्रिपरिषद का गठन हो गया, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों का गठन हो गया, महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना, और कर्तव्यों का निर्धारण। तो आगे बात करते हैं, अगली शक्ति पर बात किया जाए तो अगली शक्ति है विधायी शक्ति। अगली शक्ति क्या है? विधायी शक्ति। तो विधायी शक्तियों को समझने से पहले हमने यहां देखा संसद लिखा है, और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा किया है, ठीक है ना। तो आइए विस्तार से चर्चा किया जाए। तो जो आर्टिकल आपका 79 है, ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 79 है, इसमें कहा गया है कि जो संसद का गठन है, संसद का जो गठन है वो किनसे मिलकर के होगा। ध्यान से समझिएगा, जो संसद का गठन है वो किनसे मिलकर के होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कहने का मतलब कि संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, उसी से मिलकर संसद की संरचना होती है, संसद का गठन होता है। तो महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या विधायी का मतलब कानूनी शक्तियां क्या उसको प्राप्त हैं, इस पर बात किया जाए। तो राष्ट्रपति को ध्यान दे दीजिएगा, जब राष्ट्रपति को संसद का सत्र
सत्र बुलाने या सत्रावसान की शक्ति है, या बुलाता है, जो भी आप लिखना चाहें, शक्ति है। कहने का मतलब जो संसद का बैठकें होती हैं उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है या उसको समापन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी को लिखा गया है। राष्ट्रपति संसद का सत्र, राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने अथवा सत्रावसान करने की शक्ति है। अब कब बुलाता है? तो एक वर्ष में 2 बार राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि पहले सत्र के अंतिम दिन, जो पहले वर्ष के पहले बैठक के अंतिम दिन और दूसरे बैठक के प्रारंभ के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें संसद की होती हैं, तो संसद की 2 बैठक राष्ट्रपति एक वर्ष में बुलाता है, ये उसको पावर है। दूसरा आप समझ सकते हैं कि संसद, या आप यहां हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा को समय पूर्व जैसे उसका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है, तो समय पूर्व भंग भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। ये भी विधायी शक्तियां हैं, और ये किस आर्टिकल के तहत? ये अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत विघटन कर सकता है, समय पूर्व उसको भंग कर सकता है, समय पूर्व उसका विघटन कर सकता है। ये विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही करता या करवाता है, तो यहां समय पूर्व भंग करने के लिए जरूरी है कि वह प्रधानमंत्री से परामर्श करके, प्रधानमंत्री से परामर्श करके, यह शर्त इसके लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये हो गया, संसद के सत्र बुलाने का पावर है, समय पूर्व संसद या लोकसभा को विघटित करने का पावर दिया गया है। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं, और क्या पावर है। राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, एक एक शक्तियों पर ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, संबोधित करता है, संबोधित करता है। अच्छा, अब ये संबोधन कब होता है, संयुक्त संबोधन कब होता है? तो इसके लिए भी शर्त है। संयुक्त अधिवेशन, वैसे तो लोकसभा की बैठक अलग होती है, राज्यसभा की बैठक अलग होती है, तो संयुक्त संबोधन कब होता है? ठीक है ना? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो चलिए, संयुक्त अधिवेशन कब होता है? तो संयुक्त अधिवेशन कब होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको टेक्निकल चीज है, समझ लीजिए। जैसे जब आम चुनाव के बाद, कब? आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक जब होती है, प्रथम बैठक, तथा प्रत्येक वर्ष होने वाली प्रथम बैठक। इन दोनों बैठकों में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि इस समय
संसद के दोनों सदन के लोग इकट्ठा बैठते हैं। फिर से समझिएगा, कब? जैसे मान लिया जाए जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ, पिछली लोकसभा भंग हो गई, तो नए सिरे से पूरे भारत में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, लोग नए सिरे से चुन करके आए, सरकार बन गई, शपथ हो गया। तो शपथ हो जाने के बाद जब नई बैठक, उस लोकसभा जो नई गठित हुई है उसकी जो पहली बैठक होगी, उस बैठक में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा जिसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा। उसके बाद में अभी आपको बताया गया कि वर्ष में 2 बैठकें होती हैं संसद की, तो वर्ष की जो पहली बैठक होती है संसद की, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन होता है। जैसे लिखा है प्रत्येक वर्ष होने वाली प्रथम बैठक, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन होता है। तो यह 2 बार संयुक्त अधिवेशन होता है जिसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और टेक्निकल चीज समझ लीजिए। ये जो संयुक्त अधिवेशन का जो अभिभाषण होता है, अभिभाषण जो होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, ये इसका अपना वैयक्तिक नहीं होता है। समझ लीजिए, बहुत टेक्निकल चीजें हैं। ये अपना खुद का अभिभाषण नहीं होता है, ये सरकार का पक्ष होता है, सरकार का पक्ष होता है। कहने का ये मतलब है कि उस समय जो राष्ट्रपति संबोधित करता है, जो भी बातें कहता है, वो अपना उसका खुद कुछ नहीं होता है, बल्कि वो सरकार के कार्यों का, सरकार के नीतियों का, सरकार के लेखा जोखा का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, जो किसी सरकार के प्रतिनिधि या किसी अधिकारी के द्वारा यह तैयार होता है, जो संयुक्त अधिवेशन का अभिभाषण होता है। ठीक है ना। तो ये पावर दिया गया है संयुक्त अधिवेशन। अच्छा, एक संयुक्त अधिवेशन और भी है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है 108, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के अनुसार। ये तो परंपरा है, यहां संयुक्त अधिवेशन जो है ये तो परंपरा है, ये संविधान का हिस्सा है, वो होगा ही होगा। लेकिन ये जो स्थिति है, बुलाने की स्थिति है, ये विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बुलाया भी जा सकता और नहीं भी बुलाया जाता है। तो ये संविधान का हिस्सा है, लेकिन ये नहीं है कि ये हर साल होना ही होना है। आवश्यकता पड़ने पर ये ऐसा है, मतलब राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो कब बुलाता है, इस पर भी बात किया जाए, कब वो बुला सकता है। तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक है बड़ी ही टेक्निकल चीजें हैं। तो क्या है संयुक्त अधिवेशन, कैसे बुलाता है, कब बुलाता है, वो परिस्थितियां क्या हैं। तो मान लिया जाए, देखो जो हमारे सामने जो विधेयक होते हैं, वो उनको पारित करने और कराने के आधार पर, वो जो विधेयक होते हैं, कानून जो बनते हैं, पारित करने और कराने के आधार पर कई प्रकार से होते हैं। जैसे एक तो साधारण विधेयक होता है और एक विशेष होता है। जैसे साधारण विधेयक को पारित करने के लिए क्या होता है कि दोनों सदनों में जो उपस्थित लोग हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, जो आपका साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक, और एक है विशेष। अब साधारण विधेयक, विशेष और साधारण में अंतर इसीलिए है क्योंकि वो पारित कराने का तरीका अलग अलग है। तो साधारण विधेयक क्या है कि संसद के दोनों सदनों में, जैसे एक सदन में ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो वहां जितने लोग उपस्थित हैं उसके 50% से एक अधिक लोग उसके पक्ष में अपना मतदान दे दे या अपने पक्ष में समर्थन दे देते हैं, तो विधेयक पारित मान लिया जाता है।
ठीक है ना। ऐसे दूसरे सदन में जितने भी हैं उसके 50% से एक अधिक लोग यदि उसका समर्थन कर दें तो वहां पारित हो गया। यह है साधारण विधेयक। दूसरा है विशेष प्रकार का विधेयक। इसके लिए सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले लोगों के 2/3 बहुमत से पारित होना है दोनों सदनों में। एक प्रकार का ऐसा भी विधेयक होता है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित हो तथा राज्यों के राज्य विधानसभाओं के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो वो भी विधेयक है। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये केवल साधारण विधेयक के लिए होता है। जैसे यदि कोई साधारण विधेयक है जो आवश्यक है, राष्ट्रीय महत्व का है, आवश्यक है, राष्ट्रीय महत्व का है और पारित होना जरूरी है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में होता क्या है कि दोनों सदनों में गतिरोध चल रहा है। अरे भाई, जैसे सरकार का बहुमत लोकसभा में होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उसका राज्यसभा में बहुमत नहीं होता है, तो लोकसभा में तो वो पारित करवा ले जाता है विधेयक को, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है, तो ये गतिरोध की स्थिति होती है। और विधेयक जरूरी भी है, ये राष्ट्रीय महत्व का है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, इस साधारण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन ले लिया, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया। अब जब संयुक्त अधिवेशन हो गया तो इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो इकट्ठे बैठ गए। अब इकट्ठे बैठ गए तो होता क्या है कि सब में जितने भी उपस्थित हैं उसका दोनों सदनों को मिला करके जितने भी उपस्थित हैं उसका 50% + 1 आ जाए, बस ये विधेयक पारित मान लिया गया। तो अब लोकसभा में चूंकि सदस्य की संख्या ज्यादा होती है, सरकार के पक्ष के लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए जो यहाँ 50% से अतिरिक्त जो बचते हैं वो 50% वाले किसमें, राज्यसभा की संख्या में काउंट कर हो जाते हैं। और यहाँ दोनों को जब एक साथ कर दिया जाता है तो लोकसभा का वर्चस्व वहां ज्यादा हो जाता है और वो जो आवश्यक आंकड़ा है 50% + 1 वो पूरा हो जाता है और ये जो साधारण विधेयक है वो पारित मान लिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और समझ लें, और क्या विधायी शक्तियों में उसको पावर दिया गया है, तो विधायी शक्तियों में थोड़ा सा और बात कर लें। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई सब लोग, चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसका। चलिए आगे थोड़ा सा और बात कर लें। इसी विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 के तहत, समझ लीजिए इसको भी, अनुच्छेद 80 के तहत 80 के तहत राज्यसभा में 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये आपको डिटेल में जब हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में अनुच्छेद 331 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जब लोकसभा पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत का अधिकार है, मनोनीत का अधिकार है। अब यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अनुच्छेद 331 कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत कर सकता है। 80 क्या कह रहा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के ख्यात प्राप्त व्यक्ति होंगे। वो चिकित्सा है, साहित्य है, उद्योग है, फिल्म है, खेल है, ठीक है ना, विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं। ये भी विधायी शक्तियों में चीजें शामिल हैं। ठीक है ना। आगे और बात करें कि क्या विधायी शक्तियां हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं।
चलिए, और विधायी शक्तियों में जैसे अब हमने शुरुआत में ही देखा था 79 क्या कह रहा था आर्टिकल कि संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो जब तक ध्यान रखिएगा, जब तक राष्ट्रपति का ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये ध्यान दीजिए, ये भी विधायी शक्तियों में इसको पावर है। कहने का मतलब जब कोई विधेयक एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वहां पारित हो गया, दूसरे सदन को जाता है, वहां पारित हो गया, फिर जब दोनों सदनों के द्वारा यह पारित हो जाता है तो फिर यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। और यदि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस विधेयक पर हो जाता है, उस बिल पर हो जाता है, तो अब वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जो बिल है वो एक्ट का रूप धारण कर लेता है। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। अच्छा, अब हस्ताक्षर के लिए भी राष्ट्रपति को कुछ अप्रत्यक्ष ही कह लें, कुछ पावर दिया गया है। जैसे देखो, हस्ताक्षर वो थोड़ा सा समझ लीजिए, हस्ताक्षर वो कर भी सकता है, मतलब हस्ताक्षर करके अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं भी देता है, नहीं दे सकता है, नहीं देता है, अपने पास रख लेता है। और तीसरा क्या है? तीसरा वो ऐसा भी कर सकता है कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है कि आप थोड़ा सा इस विधेयक पर अभी विचार कर लीजिए, कुछ इसमें बदलाव करने लायक है। पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है सदन को। ये तीन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष पावर है उसके पास, ठीक है ना। तो अब ये कंडीशन कम ही आता है, ये अक्सर कंडीशन आता है, ये वाला बहुत कम ही आता है, ये भी बहुत कम आता है, रेयर केस में आता है। तो जब पुनर्विचार के लिए वापस करता है तो अब होगा क्या? सदन या संसद उस पर पुनर्विचार, उसमें कोई संशोधन करे या ना करे, संशोधन सहित या संशोधन रहित, दोनों कंडीशन है। संशोधन करे या संशोधन ना करे, दोनों परिस्थितियों में यदि पुनः उस विधेयक को राष्ट्रपति को वापस किया जाता है कि जाइए या इस पर अब आप इस पर साइन करिए। संशोधन करके या बिना संशोधन के यदि उसको वापस कर दिया जाता है तो अब राष्ट्रपति का पावर यहां खत्म है, राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए। समझ में आया ना? यदि उसको संसद के द्वारा वापस भेजा जाता है, चाहे उसमें संशोधन हो या ना हो, तो अब राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए। तो यह भी एक विधायिका शक्तियों में शामिल है। कुछ और चीजें समझ लें। ऐसे ही जैसे विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, ऐसे ही थोड़ा सा और समझिएगा, राज्यों की विधानसभाओं या विधानमंडल के द्वारा जो कानून पारित होता है वो राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो होता क्या है कि कभी कभी राज्यपाल कुछ ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श के लिए रख लेता है। राज्यपाल, ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए जाते हैं, वहां राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी है कानून बनने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श के लिए
उसको अपने पास सुरक्षित कर लेता है और परामर्श के लिए राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है ना। अब राष्ट्रपति उस पर परामर्श दे दे या यह भी कह सकता है कि नहीं, इस विधेयक पर आप संशोधन करके विचार करके फिर मेरे पास भेजिए। तो वो राज्य विधानमंडल को फिर वापस आ गया। अब जब राज्य विधानमंडल को वापस आता है तो राज्य विधानमंडल उसमें संशोधन करे या संशोधन ना करे, फिर उसके स्वेच्छा पर निर्भर है। संशोधन सहित या संशोधन रहित, यदि फिर वो अब जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास विचार के लिए या परामर्श के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। अब यहां बाध्यता नहीं है। राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक है, पुनः यदि संशोधन सहित या संशोधन रहित राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को जाता है, तो अब यहां राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। संसद के द्वारा संशोधन सहित या संशोधन रहित विधेयक पुनः यदि वापस जाता है तो राष्ट्रपति वहां बाध्य है। लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित संशोधन के द्वारा अथवा संशोधन ना करने के बाद यदि पुनः जाता है तो यहां राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। चीजें समझ में आ गई? यह भी पावर है। आगे थोड़ा सा समझिएगा। और विधायी पावर में क्या है? कुछ ऐसे विधेयक हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे विधेयक हैं जैसे आपका धन विधेयक है, इसी पावर में है। जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 ये है। ऐसे ही अनुच्छेद 110 के द्वारा धन विधेयक के बारे में बात किया गया है। ऐसे कोई वित्त विधेयक है, कोई वित्त विधेयक है। ऐसे ही मान लिया जाए कोई भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक है। किससे संबंधित? भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक है। ऐसे किसी के राज्य या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा या प्रकृति में परिवर्तन से संबंधित विधेयक है, से संबंधित विधेयक है, संबंधित है। तो ये जो सारे विधेयक हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो सारे विधेयक हैं, ये जो सारे विधेयक हैं, ये राष्ट्रपति के, समझिएगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ऐसे विधेयक जो ये इस कैटेगरी वाले हैं, इनको यदि सदन में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। ठीक है ना। तो जब राष्ट्रपति की अनुमति हो जाती है तभी ऐसे विधेयक जो धन से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन से संबंधित है, ऐसे विधेयकों को सदन में तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब सबसे पहले राष्ट्रपति का परमिशन इस पर हो जाएगा। लेकिन टेक्निकल चीज ये भी लिखा है संविधान में कि यदि परमिशन ना भी लिया जाए और उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है और इस आधार पर न्यायालय में इसकी यदि चुनौती कर दी जाती है तो न्यायालय के द्वारा उस विधेयक को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है, अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत शक्तियां शामिल हैं। चलिए कुछ और शक्तियों पर बात करें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और शक्तियों पर बात करें तो क्या है? न्यायिक शक्तियों पर बात किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं न्यायिक शक्तियां, तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल आपको याद रखना है।
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात वो क्षमा कर सकता है। अच्छा, अब पहले यह समझ लीजिए कि कौन से ऐसे मामलों से संबंधित जो विषय हैं, कौन से ऐसे मामलों से संबंधित अपराध हैं जिनके लिए राष्ट्रपति को क्षमा याचना की शक्ति प्राप्त है। तो कोई ऐसा मामला जिस पर क्षमा या दान की शक्ति उसको प्राप्त है वो मृत्युदंड से संबंधित हो। कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है 72 के अनुसार? तो वो या तो मृत्युदंड से संबंधित मामला हो, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो तो उस पर उसको यह अधिकार प्राप्त है, ये शक्तियां प्राप्त हैं, या कोई ऐसा दंड हो जो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अब मृत्युदंड से संबंधित है या ऐसा कोई दंड है जो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जो मार्शल कोर्ट की बात की जाती है, सेना का अलग एक सिस्टम होता है। यदि सेना न्यायालय द्वारा कोई दंड दिया गया हो तो उस पर भी राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा, किन मामलों में क्षमा कर सकता है? जो संघ सूची के विषय हैं उससे संबंधित कानून का उल्लंघन होता है। संघ सूची से संबंधित विषय कानून का उल्लंघन यदि हो रहा है तो उस पर भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आया समझ में? तो ये 3 विषयों पर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन अब क्षमादान के अंतर्गत क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति? क्षमादान के अंतर्गत क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति? तो ये इतनी चीजें कर सकता है। क्षमा कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है या विराम कर सकता है। अब ये है क्या, जरा इसको भी समझ लिया जाए कि आखिर क्षमा क्या है, प्रविलंब क्या है, परिहार क्या है, लघुकरण क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। क्षमा का मतलब क्या होता है? पूर्णतः सजा समाप्त, पूर्णतः सजा समाप्त। अब वो चाहे मृत्युदंड का हो, चाहे किसी कारावास का हो, यदि क्षमा मिल गया तो जितनी भी सजा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई और अब वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के समान निर्दोष हो गया। ये क्षमा है। प्रविलंब क्या है? प्रविलंब का मतलब है कि जैसे मृत्युदंड है, मृत्युदंड को या मृत्युदंड पर अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी रोक लगा देना, अस्थायी रोक लगा देना, कुछ समय के लिए रोक लगा देना, इसको हम प्रविलंब कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड की सजा प्राप्त है तो उस सजा को कुछ समय अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए रोक देना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रविलंब कहते हैं। परिहार क्या होता है इसको समझिएगा। सजा की प्रकृति को बदले बिना, सजा की प्रकृति को बदले बिना, प्रकृति को बदले बिना सजा कम करना, सजा कम करना। जैसे सजा की प्रकृति ना बदले लेकिन छोटा कर देना। अब इसका क्या मतलब है? प्रकृति ना बदले, सजा कम कर देना, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए किसी को 10 साल सश्रम कारावास, 10 साल का सश्रम कारावास या 10 साल का कठोर कारावास, 10 साल का कठोर कारावास, ये उसका सजा है। तो सजा की प्रकृति को बदले बिना कम कर देना मतलब 5 साल का कठोर कारावास कर देना। प्रकृति नहीं बदली, कठोर कारावास वहां भी था, 10 साल कठोर कारावास, तो यहां क्या कर दिया गया? 5 साल का कठोर कारावास कर दिया गया। तो इसको कहा गया परिहार। जो अगला है लघुकरण, इसमें क्या होता है? यह भी छोटा करना होता है, लेकिन इसमें क्या है समझिएगा। सजा की प्रकृति को बदलकर, सजा की प्रकृति को बदलकर
सजा कम करना, सजा कम करना मतलब कम भी कर दिया जाए और नेचर भी चेंज कर दिया जाए। जैसे 10 साल का कठोर कारावास है, तो अब इसमें लघुकरण में क्या आ जाएगा, 10 साल के बजाय 5 साल, और कठोर कारावास का मतलब उसके स्थान पर साधारण कारावास। तो प्रकृति भी बदल गई। 5 साल साधारण कारावास, 10 साल कठोर कारावास को किसमें बदल देना, 5 साल साधारण कारावास, तो ये प्रकृति बदल गई। और विराम की स्थिति क्या होती है, ये होता है असाधारण कोई परिस्थिति है, असाधारण परिस्थिति में सजा पर रोक लगा देना, रोक लगा देना। देखो यहां भी रोक लगाना है अस्थायी तौर पर, लेकिन यहां कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, यहां असाधारण परिस्थिति है। जैसे मान लिया जाए किसी महिला को मृत्युदंड की सजा मिली है और वो गर्भवती महिला है, वो गर्भवती महिला है, तो अब जब तक उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है तब तक उसको मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती। तो ये विशेष या असाधारण परिस्थिति है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, उस सजा पर विराम घोषित कर सकता है, विराम की घोषणा कर देता है। तो ये इतने प्रकार से क्षमादान की शक्तियां हैं, अर्थात अनुच्छेद 72 में जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो इस प्रकार से राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। किन किन मामलों में प्राप्त हैं ये भी आपको बता दिया गया। आई समझ में? अब आ जाइए, ये न्याय क्षमादान की शक्ति हो गई। अब अगली शक्ति कौन सी है, इसी न्यायिक शक्ति में है परामर्श का अधिकार। इसी न्यायिक शक्ति में क्या है, परामर्श का अधिकार है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को यह पावर है कि यदि कोई न्याय का विषय है, कोई न्याय का विषय है, ध्यान से समझिएगा, तो कोई न्याय का विषय है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति उन विषय पर परामर्श ले सकता है या मांग सकता है। यह परामर्श का अधिकार है 143, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, परामर्श के अधिकार में यदि वो परामर्श मांगता है, ठीक, परामर्श दिया भी जाता है, लेकिन जो परामर्श यहां से आया उस परामर्श को, ध्यान से समझिएगा, उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, ये ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, माने या ना माने। तो ये परामर्श की शक्ति है 143 में। चलिए अगले शक्तियों की बात करें। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत जो वार्षिक बजट होता है, जो पूरे वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसको वार्षिक बजट के नाम से जानते हैं, वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, ये पावर है। साथ साथ में 280 के तहत, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये दो शक्तियां वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब चूंकि यहां इस पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग से आपको वित्त आयोग पढ़ना होगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली शक्तियों पर बात कर लें। सैन्य शक्तियों में क्या है, तो सैन्य शक्तियों में बस सिंपल सा, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है। और क्या होता है, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है।
ये हो गया सैन्य शक्तियों में। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है तथा तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगले पावर की बात कर लें। राजनयिक शक्तियों में क्या पावर है? तो जो विदेशों में बहुत सारे देश में भारत के जो दूतावास हैं उनमें जो राजदूत की नियुक्ति की जाती है, भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों की नियुक्ति, साथ साथ में जो कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राजनयिक शक्तियों में शामिल है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली शक्तियों पर बात करें। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। वो कौन को? तो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 में क्या है भाई? राष्ट्रीय आपात है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में कौन सा आपात है? वित्तीय आपात है। तो इसको घोषित करने का अधिकार, आपातकालीन या आपातकाल को लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, कैसे लगाया जाता है, किन परिस्थितियों के में लगाया जाता है, कितने समय के लिए होते हैं, क्या संसद का जो है बहुमत इसमें आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, कब राष्ट्रपति इसको वापस ले सकता है, कब इसकी उद्घोषणा कर सकता है, इसको अलग से हम आपातकालीन उपबंध में जब हम बात करेंगे तो वहां बात करेंगे। इसलिए केवल यहां आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां निहित होती हैं। 352, 56 और 60। राष्ट्रीय आपात, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो ये राष्ट्रपति में आपातकालीन शक्तियां हैं। अगले बात करें, राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अधिकार तो है ही है, शक्तियां तो है ही है, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होता है। थोड़ा सा उस पर भी जान लीजिए, वो है क्या विशेष अधिकार? तो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति यदि अपने पद पर है, उसका जो भी कर्तव्य है उसको यदि वो निर्वहन करता है तो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए न्यायालय में उत्तरदायी उसको नहीं ठहराया जा सकता है कि आप जाकर के न्यायालय में मुकदमा कर दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, पदावधि के दौरान राष्ट्रपति अपने पद पर यदि आसीन है तो पदावधि के दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। जो दांडिक कार्रवाई है, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है, वो राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हो सकती है जब तक वो अपने पद पर है। तीसरा, पदाधिकार के दौरान जब वो पद पर है तो उस समय किसी भी न्यायालय के द्वारा उसके गिरफ्तारी के लिए या उसको कारावास देने के लिए कोई भी आदेशिका या वारंट न्यायालय के द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है। चौथा क्या है? पदाधिकारी जो उसका पद है, जब वो उस पर है पदावधि के दौरान, यदि उस पर कोई सिविल प्रोसीडिंग होती है। 2 प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल का मतलब होता है कोई दांडिक विधिक कार्रवाई हो, जैसे अपराध के लिए हो, और सिविल का मतलब है जो अपराध की श्रेणी में ना आता हो, जैसे धन से संबंधित है, जमीन से संबंधित है, इन सब मामलों से। तो इन सब मामलों से संबंधित कोई सिविल प्रोसीडिंग है तो उसके प्रोसीडिंग के लिए, उसको आगे जारी कराने के लिए हो सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। बिना राष्ट्रपति को सूचना दिए सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकती है जब तक वो पद पर है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले उसको सूचना देनी होगी। बिना सूचना के सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो ये है आपका विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और बात कर लें।
तो ये उसके अधिकार थे राष्ट्रपति के। अब स्वतंत्र भारत के में या स्वतंत्रता के बाद भारत के कितने राष्ट्रपति हुए हैं, ये आपके सामने चार्ट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चित्र दिया हुआ है जिनका उपलब्ध है, जिनका है, जन्म कब हुआ, गृह राज्य कहां है, इसके पूर्व वो क्या थे, कब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, कब छोड़ा, चुनाव कब हुआ, ठीक है ना। ये सारा चार्ट बना है, इसको भाई आप दे सकते हैं कहां से, राजेंद्र प्रसाद से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से 52 से लेकर के और वर्तमान तक आप देख सकते हैं। माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वर्तमान तक राष्ट्रपति का ये क्रम है, आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा और रह गया है, विधायी शक्तियों में एक थोड़ा सा उस पर चर्चा किया जाना था, बीच में छूट गया था। विधायी शक्तियों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। विधायी शक्तियों में एक शक्तियां राष्ट्रपति को और बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त हैं, वो आर्टिकल 123 के अनुसार, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, ये उस समय थोड़ा सा छूट गया था, तो इसको भी समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश एक कानून ही होता है, बस वो उस समय जारी किया जाता है जब संसद का दोनों सत्र सत्रावसान में है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह एक अध्यादेश जारी कर दे और वो अध्यादेश उसी समान कानून के जैसा होता है जैसे संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है, ठीक है ना। अब अध्यादेश में और क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं, ये हम तब पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे, अधिनियम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अधिनियम किस प्रकार पारित होता है, कानून कैसे बनता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इसको भी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां बस इतना जान लीजिए कि विधायी शक्तियों में एक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। कब जारी होता है? जब संसद का सत्र सत्रावसान में होता है। क्या दोनों सत्र सत्रावसान में हो या एक ही सत्र, तो चाहे दोनों सत्र बैठक में ना हो तभी जारी हो सकता है, या कोई एक सत्र बैठक में ना हो तब भी अध्यादेश जारी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी समझ लीजिए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डिस्कशन हुआ राष्ट्रपति की शक्तियों पर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, और यदि समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के टॉपिक में अभी ये अध्याय 1 खत्म हुआ, भाग 5 का अध्याय 1। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें मंत्रिपरिषद पर बात करेंगे, होती क्या है, कैसे गठन होता है, मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती हैं, इस पर डिटेल से चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।